तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आसानी से अपनी सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ें और वीडियो को भी शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। तो चलो आज हम बात करते, जैसा मेरा आपसे पहले भी वादा हुआ था, करार हुए थे आपके साथ। क्या करार थे आप जानते हैं ना? करार क्या किए गए थे? गुड गुड गुड, वेरी गुड इवनिंग। अनुज जी कैसे हैं? अरे वाह, गुड इवनिंग। तो सभी जल्दी से शेयर कर दो भी सेशन को। तो आपको मेरे साथ बातें हुई थी क्या कि मैं सीटेट का पेपर आपको कराऊंगा। 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, बीच में मैराथन क्लासेस आ गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं और जानते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है। विदाउट देयर चलो। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 धाई से अधिक और 8 धाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका धाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, तो संख्या क्या है? सीटेट 2020 में, यानी जो 2020 का एग्जाम था उसमें यह क्वेश्चन आया था, जिसको आप लोगों ने 2021 में जनवरी में दिया था। तो सवाल आपके सामने है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 धाई से अधिक और 8 धाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका धाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, संख्या क्या है? गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो क्या है संख्या? 81, 72, 30, 63 या 54? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मेरा YouTube पर टाइम वंदना जी डेली शाम को 5 बजे, और अब वो 4 बजे हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, इट विल बी एट 4। ओके, तो क्या देखते हैं जवाब भाई। एक संख्या देखो, सवाल समझने की कोशिश करना, आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिएगा। 63 सबसे तेज आंसर है, 72 भी आया। देखो 100 के आधे से अधिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 से 50 से अधिक है, 6 धाई और 8 धाई के बीच में, तो 6 धाई 60 और 8 धाई 80, इन दोनों के बीच में वो संख्या है, इसके इकाई के अंकों का योग 9 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका धाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है। अब देखो इसके बीच में अगर हम बात करें 60 और 80 के बीच में, समझना, उसने कहा इसके अंकों का 9 है। देखो 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 4 9, ये सभी 9 आ रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी? इसका धाई का अंक इकाई के अंक के दुगना है। अब धाई का अंक है ये, इकाई का अंक ये है और धाई का अंक ये है, ये तो 8 गुना है। ये देखो ये तो गुना ही नहीं है। हाँ, इसको देखो 3 दूनी 6, तो इकाई का अंक 3 है तो धाई का अंक 6 डबल है उसका। बस आंसर। कितनी आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे। तो राइट ऑप्शन क्या मिला आपको? बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उत्तर दिया है। तो तैयार है एक और क्वेश्चन के लिए? यस कि नो? वेरी गुड, सी ऑप्शन आपने दिया। एक और ऑप्शन आपके सामने आता हुआ सवाल का। 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10वें हजार स्थान के अंक का 3/4 है। यह बहुत अच्छा सवाल है और लगातार सीटेट में 2 बार यह पूछा जा चुका है। इस तरह का सवाल संख्या बनाने वाला 2 बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, 10वें स्थान का अंक 100वें के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? हाँ, ये अनअकैडमी पर ही चल रही है। हाँ अनुज, स्पेशल क्लास 1 तारीख से मैंने रख दिया है, डोंट वरी। तो सवाल देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो समझते हैं, उसने बोला 5 अंक, मैं आपके सामने बना रहा हूं 5 अंक। 5 अंक हैं तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये 5 अंक। कैसे करते हैं इस सवाल को? तो देखो 5 अंक हैं, मैंने सब चीज पढ़नी शुरू की, यहां से आया, लेकिन मुझे कुछ लॉजिक नहीं मिला जहां से मैं शुरुआत करूं। लेकिन जैसे ही मैं प्रश्न के अंत में गया, मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया। क्या देखा? इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। अब विषम संख्या अंक वाली कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है ना, तो यानी इसका यूनिट प्लेस 9। अब जैसे ही 9 आया आपके तो मजे आ गए, क्योंकि ये 2 संख्या तो एलिमिनेट हो गई इसमें से, 2 संख्या तो होंगी नहीं ना एक सवाल से ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा? 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का 3/4। ना तो मुझे 100वां पता और ना ही मुझे भी 10,000वां पता। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3, ये भी नहीं पता। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसका वर्ग क्या होता है 4।
यानी क्या समझे आप समझे 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का वर्ग है, तो ये 4 हो गया 10वें स्थान का अंक। कोई प्रॉब्लम? हालांकि उत्तर तो आपका यहीं से आ गया, आंसर तो आपने यहीं से ले लिया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है आगे। और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब 1000वें अंक पर यहां पर आ जाओ, 1000वें अंक पर एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? एक अंक वाली, दैट इज 7। सबसे बड़ी संख्या 7 ही होगी ना भाई, 2 3 5 7, तो सबसे बड़ी संख्या 7 यहां पर आ गई। अब देखो कहानी आपके सामने पूरी चल रही है। उसने कहा कोई, अब देखो 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4, ये मुझे इसका नहीं पता, लेकिन 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, यानी अगर मैं 4 का 2/3 निकालूं तो इट विल बी 6। देखो 4 गुना 2/3 है ना, और इसको उल्टा कर देंगे तो 3 गुना 4/2, 2/3, तो 2/3 6 ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? और ये वाला जो अंक है 10,000 वाला, वो 10,000वें अंक स्थान का 3/4 है, तो 3/4 इसका निकाल दो, तो कितना आया? संख्या समझ में आ गई? इजी था, इजी था ना। तो आप इस सवाल को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज आप यहां पर आते ही समझ जाते। 49 सिर्फ इसमें ही आप, मैंने पूरा करके बताया है आपको, लेकिन आप इसको यहां से भी समझ जाते, 49 से आपका आंसर मिल जाता। तो एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट ऑप्शन भी बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? देखते हैं जवाब। 28 घंटे 25 मिनट, 28 घंटे 20 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट या 29 घंटे 15 मिनट। हाँ होगी, बिल्कुल होगी। रात को 8:30 बजे फिक्स टाइम कर दिया आपका। ओके, तो एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? अब देखो कब चली रेलगाड़ी? 30 मई को। चलो जी, मई हो गई 30 और पहुंची कब? 1 जून को। अब मुझे बताओ, जो मई है वो कितने दिन का होता है? आप कहेंगे 31 दिन का होता है ना, मई 31 दिन का होता है ना, 31 का। तो याद रखना मई 31 भी होती है, तो वो इतना चली 30 मई से 31 मई और फिर 1 जून। क्लियर है? अब वो चली कब? देखते रहना ध्यान से। 30 मई को 23:40 पर और वो 31 मई जब शुरुआत हुई 00 पर 24 बजे पहुंच गई होगी। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा? 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में 12 बज गए होंगे और वो 31 तारीख की सुबह हो गई होगी। 31 तारीख से 31 तारीख की रात के 12 बजे, जिसको आप 24 बोलेंगे, 24 घंटे ये हो गए। और 1 जून को कब पहुंची? 5:15 पर। तो कुल टाइम कितना हुआ? 20 मिनट, 24 घंटे, 5 घंटे 15 मिनट। तो जोड़ दूं तो कितना हुआ? आपने कहा 24 घंटे ये, 5 घंटे वो और 20 मिनट ये, तो ये हो गया 35 और 24 और 5 29। तो टोटल टाइम कितना लगा? 29 घंटे 35 मिनट। हाँ, रेगुलर। राइट ऑप्शन 28 नहीं चले, दिस इज थर्ड वन। जल्दी से करो, समझ के करो सवालों को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सवालों में। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना है, तब सवाल को बताना है। जब अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाएगा, सवाल समझ में आ जाएगा, तो आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जल्दी से हैंडल करके बता दिया है मैंने सवाल, आपने भी कर लिया है। तो राइट ऑप्शन सी एकदम करारा जवाब आप लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं एक और प्यारे से सवाल की ओर। ये रहा। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मग की धारिता क्या है?
सी ऑप्शन मिल रहा है 250 ml का, क्या बात है। ए बकेट विद ए कैपेसिटी ऑफ 60 लीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। This water from the bucket has to be filled in small vessels. All the water filled in the bucket is transferred to small vessels after filling them completely 50 times by a mug. What is the capacity of the mug? So, C option आप लोग दे रहे हैं, समझते हैं सवाल। C option का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो देख लेते हैं। लीटर का है, कितने का? 16 लीटर का। ये एक ड्रम है हमारे पास बड़ा, जिसमें 16 लीटर पानी है। तो 16 लीटर को मैं मिलीलीटर में बदल सकता हूं ना, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो मैं इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें 16000 ml पानी है, यही तो है। उस बड़े ड्रम में, बाल्टी में 16000 ml पानी है, और उसने कहा कि एक मग दोबारा 50 बार करने पर पूरा निकाल लिया जाता है। तो यानी 16000 ml को 50 बारी में निकाला गया, तो एक बार में कितना पानी निकला, वही मग की कैपेसिटी होगी। एक बार में जितना पानी निकला होगा वही तो मग की कैपेसिटी होगी। तो आपने कहा ओके, देख लेते हैं। इसको काटा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, तो 320 ml का वो जग था। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, ना कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों ने गलत जवाब दे दिया थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गया होगा सवाल? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द राइट आंसर। बस सवाल को थोड़ा फील करो, समझो, अपने आप आसानी से आप सवाल को हासिल कर लोगे। यू विल गेट द आंसर। एक और सवाल, चलो देखते हैं। 17,863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा, ये आपको बताना है। आपको पाना है 17,863। इसको पाने के लिए आपको इसमें से और इसके योग में से क्या घटाना होगा। बहुत जोड़ने घटाने का सवाल है। राधे राधे यार जी, कैसे हैं आप? बहुत सिंपल सवाल है। क्या करें भाई, 8008, 8088 और 880008। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ो। तो चलो जोड़ के देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। चलो, ये हुआ 8008, दूसरा हुआ 8088, नेक्स्ट था, सब 880 लिख रहे हैं। लग रहा है देखने में एक जैसे, लेकिन है ही अलग। तो 8 8 16 और 8 3 24 का 4 कहां से लगे 2, 8 और 2 10, 8 का 8 और एक 9, 8 3 24 और 2 24, ये आया 24,904। अब इसमें से क्या घटाए, ये प्राप्त करना था। तो 17,863 घटा दो इसमें से। तो 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 8 गया 0, 7,043, सॉरी 41, दैट इज 7,041 है। 741 क्यों बता रहे हो भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? फिर से एक बार रीचेक करो। ये मैंने जोड़ तो नहीं गलत दिया है, ये मैंने तो नहीं जोड़ दिया गलत। ए, सब ए बता रहे हैं भाई। चलो देख लेते हैं ए कैसे, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। 8008 ओके, प्लस 8088 प्लस 8808, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम। और 17,863 था इसमें। सही तो है ये। आप लोग बार बार, मैं बार बार चेक कर रहा हूं, आप लोग गलत क्यों बोल रहे हैं? राइट ऑप्शन डी होना चाहिए। आपने 141 कैसे लिख दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और सभी लोग एक ही बात को बोल रहे हैं। सभी लोग एक रट्टी बात को बोल रहे हैं। सबने एक ही आंसर दे दिया, धद 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 धद, गोलियां चला दी, गोलियां हैं बिना देखे। चलो कोई बात नहीं है, सब एक ही बात को बोल रहे थे, कोई बात नहीं है। राइट ऑप्शन जोड़ने घटाने का सवाल था, इजी था। एक और मुझे कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो गलत नहीं कर दिया है, ऐसा मुझे फील होने लगा है। चलो डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन एक और, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है। ठीक है, मारिया शहनाज, ये नंबर बिगड़ गए हैं यहां पर आकर। अलग मैंने बनाए तो सही थे,
अंग्रेजी में मारिया को मिले 74, शहनाज को 81। गणित में मारिया को मिले 88, शहनाज को 78। सामाजिक विज्ञान में मारिया को मिले 65, शहनाज को मिले 77। हिंदी में मारिया को मिले 73 और शहनाज को मिले 72। विज्ञान में मारिया को मिले 90 और शहनाज को मिले 82। इस तरह से यहां पर आपके सवाल सामने थे। क्वेश्चन नंबर 21 से 20 का डी सही था। तो अब सवाल यह बनता है कि जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, और वो क्या बताता है सवाल कि भाई ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। 1, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान हैं। 2, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। 3, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। और 4, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त अंक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त अंकों से अधिक हैं। अब देखो, इस सवाल को करने में बहुत ही समय लगता है। आपको लग रहा है आसान होगा, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट का जो रिजल्ट देना है आपको, वो आपको इसी आधार पर देना है जिस आधार पर उसने पूछा है। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का। तो पहला सॉल्यूशन लिया कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक दैट, क्या बराबर हैं? आपने कहा तो देखते हैं, देखो क्या हुआ। अगर मैं सबको जोड़ूं, 4, 5, 9, 3, 12 का और 2 का, 5 3 0, 3 और 5 8 और 8 4 12 और 5 17। एक मिनट रुकिएगा, मेरा आगे पीछे हो रहा है। ओके, 4 और 8 12, 12 और 5 17 और 3 20। हां से लगे 2, 8 2 10 और 7 17 और 6 23, 23 और 7 30 और 9 39। 390 नंबर है इसके, है ना। और दूसरे की बात करते हैं, शहनाज की देखें, 8 और 1 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 2 20। हासिल लगे 2, 10 7 17 और 7 24 और 7 33 और 8 41, 410। तो पहला वाला तो गलत हो गया, है ना। ये तो गलत हो गया ना, पहले वाला तो गड़बड़ है, यानी दोनों के नंबर बराबर नहीं, तो पहले वाले को काट दो। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या कहा गया? उसने कहा भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज, अब भाषा कौन कौन सी है? ये वाली, मैंने इसको छोड़ दिया, ये भाषा थी और ये भाषा थी। इन दोनों भाषाओं को छोड़कर क्या कहा उसने? मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाज से, यहां 88 थे, 78 थे। देखो यहां तो समाज विज्ञान में इसके 65 नंबर थे, यहां शहनाज के ज्यादा थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि भाषा छोड़ने के बाद भी समाज विज्ञान में मारिया के कम नंबर है शहनाज से। तो इन सवालों पर ऐसे फोकस करना पड़ता है। आप जब करेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन समझने की कोशिश करना। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने शहनाज से, अब देखो मारिया ने शहनाज से 2 विषयों में 74 81 कम है, एक तो ये हो गया 88 प्राप्त किए, बाकी देखो 73 ये हो गया, 72 73 और ये 90 हो गया। तो मारिया ने तो 3 विषयों में अंक प्राप्त किए हैं ज्यादा। मारिया ने तो 3 विषयों में ज्यादा अंक प्राप्त किए ना। आप देखो किस किस में, गणित में मारिया के नंबर ज्यादा है शहनाज से, हिंदी में मारिया के नंबर ज्यादा 73 है शहनाज से, और विज्ञान में 90 नंबर है मारिया के शहनाज से। तो यानी ये वाला भी जो है 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें 3 में किए हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, चलो इसको भी देख लेते हैं। गणित के नंबर कितने थे शहनाज के? 78 और 82, कितने हुए? 160। इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है। अब मारिया के देखे कितने थे? गणित और विज्ञान 88 और 90, तो कितना? 9 8 17 178। तो मारिया के ज्यादा होने चाहिए। तो ये तो, हाँ भाई, एक और लाख के मैंने सारे बता दिए, तो मैंने सारे बता दिए। अब इसको एक बार चेक कर लो कि यहां पर जो कहानी दी गई है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें जो कहानी दी गई है उस कहानी के अकॉर्डिंग आपका जवाब क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सवाल है, और मैं चाहूंगा इस सवाल को, मैंने सारे एक्सप्लेन किए, अब तो ये आपका बारी है। तो एक बार जोड़े, तो मैंने क्या काम किया, इसको जोड़ लेते हैं, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसको एक बार देखते हैं, मुझे इस पर कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि ये आगे पीछे लिखा हुआ है। तो एक बार जोड़ के जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या आपका आता है। तो जोड़ लेते हैं एक बार, चलो जोड़ते हैं। 74 और 88, मारिया के नंबर जोड़ते हैं पहले। 74, मारिया के नंबर है 74, ओके।
74 और 88 कितने होते हैं? आपने कहा 74 88 होते हैं 162। 162 और 65 आपने कहा सर ये हो गए 227। 227 और 73 कितने होते हैं? आपने कहा 390। 390 तो ये हो गई, तो मैंने सही जोड़ा था, 390 है भैया। इसकी बात कर लेते हैं आगे वाले की। 81 को जोड़ें, इसमें कितना है? अगर मैं 81 को जोड़ता हूं 78 में, तो 81 प्लस 78 कितने हो गए? ये हो गए आपके 159 प्लस 77, ये हो गए 77 जुड़ के 236। 236 प्लस 72 ये हो गए 308 और 82 390। सही है, 390 390। तो ए को लॉक कर दें। पहली बार में शायद ये नंबर आगे पीछे थे इसलिए गलत जुड़ गए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि मारिया और शहनाज दोनों के नंबर बराबर हैं। ए को लॉक कर दिया प्रतीक जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपने पूरे डिटेल में समझा सवाल कैसे करना है, ऐसे सवाल को सॉल्व, तो आप समझ गए। एक और सवाल लेते हैं फिर, देर किस बात की। वन मोर क्वेश्चन। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मुझसे आज पूछा भी गया था क्लास में कि इसका सवाल कैसे होगा, तो मैं चाहूंगा आप लोगों को मुझे जवाब मिले तेजी के साथ। सेशन में दमदारी कम रहती है, बच्चे कम से कम 100 200 300 तो हो। आप कोशिश करो बच्चे बढ़े, बच्चे आते ही नहीं है, क्या बात है, बच्चे बड़े कम रह जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हूं इस बात से। डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, प्रतीक ने कहा डी को लॉक किया जाए। ओके, अभी डी को लॉक करते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा करते हैं। डी को लॉक करने की बात हो रही है तो देख लेते हैं। देखो, एक टैक्सी वाला 2 किलोमीटर के लिए कितना लेता है? पहले 2 किलोमीटर के लिए स्टार्टिंग में वो 50 रुपए लेगा, कि 2 किलोमीटर जाओगे तो भाई साहब 50 रुपए लगेंगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो हर किलोमीटर के लिए वो 16 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है, 16 रुपीज पर किलोमीटर। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए उसने 200 जैसे ऑटो से उतरी 258 रुपए दिए। तो कैसे हिसाब बना उसका? तो उसने कितनी यात्रा तय की होगी? भाई ये तो फिक्स था ना, 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए तो फिक्स थे ना, कि 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए देने ही देने हैं। तो उसने कहा हाँ जी, तो 50 रुपए कम कर दूं 2 किलोमीटर के, तो 208 रुपए रहे। तो 2 किलोमीटर के दिए 250 रुपए। अब 208 रुपए किस हिसाब से गए होंगे? 16 रुपए किलोमीटर के हिसाब से। बाकी के पैसे 16 रुपए किलोमीटर के हिसाब से गए होंगे ना, तो आपको दिक्कत क्या थी? तो 208 ये हो गया, 16 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 16 एकम 16, 16 3 48, 13 किलोमीटर इसमें चला होगा 208 रुपए में। अब 13 किलोमीटर तो ये और 2 किलोमीटर ये, दोनों को जोड़ दें, 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 दैट इज 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की टोटल यात्रा तय की गई। ठीक है, 16 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 13 किलोमीटर चला, 208 रुपए दिए और 50 रुपए 2 किलोमीटर के दिए, तो टोटल 15 किलोमीटर की यात्रा भाई साहब ने की थी। बढ़िया जवाब, आपके लिए तालियां। एक और सवाल, बढ़ते हैं आगे, दीजिएगा जवाब। गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? सवाल आपके सामने है। मैं चाहूंगा आपका जवाब तसल्ली में, ध्यानपूर्वक और ज्ञानपूर्वक मिले, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, 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 सवाल आपके सामने है। उन संख्याओं, ए ऑप्शन क्या था? एक आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। अब यहां पर क्या हुआ? ऑप्शंस ये हैं, उसके आधार पर क्या हुआ? ए वैसी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। यानी ए एंड सी आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ए बी बंद सिरे के प्रश्न है तथा सी डी मुक्त सिरे वाले हैं, यानी ए बी
क्लोज एंडेड है, सी डी ओपन एंडेड है। ए बी व सी बंद सिरे वाले हैं, वो क्लोज एंडेड है, और डी ओपन एंडेड है। ए क्लोज एंडेड है और बी सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो यहां पर सवाल को पहले समझ लो और पहले ये जान लो कि ये ओपन एंडेड खुला सिरा और बंद सिरा वाला क्या है। तो इसको समझ लो कि ये खुला सिरा और ये बंद सिरे वाले प्रश्न क्या होते हैं। ओके, उसको भी समझा देते हैं, समझिएगा। अभी लॉक करेंगे। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, पहले क्लोज एंडेड समझो। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्या होते हैं समझना। क्लोज एंडेड की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि एक प्रश्न का फाइनाइट आंसर, एक ही आंसर। जैसे मैंने कहा 8 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 हो जाए, 8 में से मैं क्या कम करूं 3 हो जाए, आपने कहा 5। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते ना, 8 से 5 करने पर 3 आएगा ना, तो फिक्स्ड आंसर है। तो ये जो पूछा गया ये दिस क्लोज आंसर है, क्लोज एंडेड। ये 8 - 20 बराबर कितना होता है, 3 होता है। ये क्लोज एंडेड है, एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि 10 से छोटी, मैंने कहा प्रश्न आपसे कि 10 से छोटी कोई एक सम संख्या बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, यानी राइट एन इवन नंबर विच इज स्मॉलर देन 10। तो आपने कहा 2, किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 4। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है ना। 10 से छोटी एक सम संख्या, इनमें से कोई सा भी बच्चा लिख सकता है। तो जिस प्रश्न में प्रश्नों के उत्तर आने की संभावना 1 से ज्यादा होती है तो उसी को बोलते हैं क्या। हाँ वंदना, एक्चुअली पता नहीं आज मेरे में शोल्डर में क्या हो गया, चल नहीं उठ, यहां से ऊपर नहीं उठ रहा है, शायद कुछ कट कट बोल रहा है यहां पर, बाकी सब ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। तो 2, 8, 6 और 4, तो ये सारे नंबर क्या हैं, दीज नंबर्स आर इवन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आंसर ज्यादा मिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको ओपन एंडेड बोलते हैं। तो अब समझते हैं सवाल का मीनिंग इसके अकॉर्डिंग क्या था। देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा भाई तो फिक्स है ना, 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 × 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फिक्स है। तो ये तो क्लोज एंडेड हो गया ना, इसको मैं लिख दूं क्लोज एंडेड, सीई क्लोज एंडेड। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करो जिनका माध्यक 4 है। आप बोलेंगे ठीक है, माध्यक मींस मीडियन, मैंने लिखा ऐसे, इधर से लिख दूं, प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, ऐसे देखना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया। अब इनका मीडियन चेक करो कितना है। आपने क्या कहा 1 2 3 1 2 3 4, 4 इनका मीडियन है ना, सही बात है, बच्चा लिख देगा तो मीडियन एकदम है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है 2 3 4 5 6, अब भी तो मीडियन 4 ही है, अभी भी तो मीडियन वही, अब मीडियन थोड़ी बदल गया, मीडियन तो अभी वही है लेकिन डिजिट बदल गई हैं। बच्चा चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकता 3 4 और 5, अब भी तो मीडियन 4 ही है। तो यानी इस मीडियन को निकालने के लिए कई तरीके हैं, है ना, इस मीडियन को निकालने के देयर आर लॉट्स ऑफ वे। तो आप क्या समझ रहे हैं, यानी ये कैसे हुआ, ये ओपन एंडेड हो गया, ओई ओपन एंडेड। इसकी बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। अब 0 से 8 के मध्य कौन कौन सी होती है, 2 3 5 और 7, इसके अलावा कोई और संख्या, 2 और 8 के बीच में ये 4 ही संख्याएं होती जो फिक्स है। क्लियर है। तो यानी ये कैसे हुआ, ये हो गया ऑप्शन दैट इज क्लोज एंडेड। अब क्या करें, अब आता है ऑप्शन नंबर डी, आयत के बारे में जो भी आपको बड़ी जानकारी है बताओ। एक बच्चा बोले जी आयत में 4 भुजाएं होती हैं, एक बच्चा बोलेगा जी आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक बोलेगा आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, एक बोलेगा आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ आंसर विच कैन बी गिवन बाय द स्टूडेंट। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जब भी किसी प्रश्न में कंडीशन दी होगी तो वो हमेशा क्लोज एंडेड होगा, और अगर कंडीशन नहीं होगी तो वो ओपन एंडेड हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या था, यानी ये भी क्या है, दैट इज ओपन एंडेड। तो यानी ए और सी क्लोज एंडेड है और बी और डी ओपन एंडेड है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यस के नो, डन। आगे बढ़ूं, एक सवाल और लूं, चलो एक और सवाल देखते हैं।
गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विच वन इज डिजायरेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिजायरेबल इन द टीचिंग मैथमेटिक्स? विद्यार्थी को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदम का अनुकरण करें। नहीं, स्टूडेंट्स मस्ट, यू हैव टू टेल टू द स्टूडेंट दैट दे मस्ट फॉलो द स्टेप्स व्हिच इज गिवन टू सॉल्व दैट क्वेरी। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए या खुली पुस्तकें परीक्षा से बचना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा देखता हूं भाई, लाइक वाइक करते रहो, बताओ, जवाब देते रहो। क्वेश्चन आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिले। हाँ जी, ऑप्शन मिल रहा है सी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए। भ्रांति से बचने के लिए मुक्त उत्तर, ना ना ना, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न तो भ्रांति फैलाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और सारे ही सही होंगे, तो ये तो भ्रांति ज्यादा बढ़ाएंगे, दिमाग ज्यादा खराब करेंगे। गुड इवनिंग तो जी, राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि जब भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप हमेशा उसकी अंतर्दर्शी समझ यानी इनेट थिंकिंग बोलते हैं इसको। इनेट थिंकिंग सुना है ना आपने? इनेट थिंकिंग सुना होगा, मेरे हिसाब से तो पक्का सुना होगा। इनेट थिंकिंग जानते हैं कोई आप में से? तो इसको बोलते हैं, और हाँ, इनेट थिंकिंग बोल देते हैं या इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बोल देते हैं इसको। तो उसको एनकरेज करना चाहिए, यानी बच्चे के अंदर खुद से उसके दिमाग में चीजें डेवलप हो, उसके लिए आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये वाली बात यहां पर कही गई है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। ये डिजायरेबल है कि बालक के अंदर आप उसके अंतर्दर्शी समझ को बढ़ाएं, उसकी इनेट थिंकिंग को डेवलप करें और उसको मोटिवेट करें कि वो खुद से चीजों को समझने की कोशिश करे। रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। क्लियर है? राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3। एक और सवाल आपके सामने। रोहित ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। यानी रोहित ने क्या अनुभव किया? कि वर्ग और समचतुर्भुज और एक आयत है। जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रोम्बस। यानी स्क्वायर इज ए रोम्बस एंड एन रेक्टेंगल ऑल्सो। वान हेले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर वो है? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। सवाल बड़ा आसान है और मुझे उम्मीद है आप इसका उत्तर भी आसानी से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जवाब बताने की जरूरत है। यस, लेनी चाहिए। वो कह रहा है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए थोड़ी लोगे, उनको बच्चों को भटकाने के लिए थोड़ी लोगे, बच्चों को मजबूत करने के लिए लोगे। सवाल को समझिए। तो यहां पर दिया विश्लेषण, समझ लेना। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक, अब देखो मैंने क्या कहा था, जब भी बालक एक प्रॉपर्टी की डीप चीजों को जानता है और वो उसी आकृति के अंदर संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो किस लेवल पर होता है? दैट इज द लेवल नंबर सेकेंड, दैट इज संबंध। यानी स्तर 2, स्तर 0 क्या होता है? पहचानना, जिसको आप विजुअलाइजेशन बोलते हैं। स्तर 1 क्या होता है? एनालिसिस। स्तर 2 क्या होता है? इनफॉर्मल डिडक्शन। और स्तर 4 होता है फॉर्मल डिडक्शन और लास्ट वाला होता है रिगर। ये मैंने आपको बता, विश्लेषण पर वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानता है। बस आप क्यों नहीं समझते? विश्लेषण पर वो सिर्फ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानता है, बेसिक प्रॉपर्टीज को समझता है कि इसके अंदर 4 भुजाएं हैं, ये 4 कोण है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, या उसका असली नाम क्या है। लेकिन वो तो यहां वर्ग के साथ दूसरे को कंपेयर कर रहा है। तो अगर वो वर्ग के साथ दूसरे को कंपेयर कर रहा है और वर्ग की प्रॉपर्टी को बता रहा है, इट मींस इट वुड बी स्तर 2 इनफॉर्मल रिडक्शन या रिलेशन। और निगमन का मतलब जब वो दो आकृतियों के बीच में कोई चीज पैदा करके सिद्ध कर देता है कि भाई ये चीज इसके साथ जुड़ी और ये निकला, दैट इज निगमन, डिडक्शन उसको बोलते हैं। मैंने आपको समझाया भी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या था? दैट इज संबंध। एक और सवाल आपके सामने, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया, फिर भी मैं लिख देता हूं अगर मैं कोशिश करूंगा। पहला लेवल और 0 लेवल होता है विजुअलाइजेशन।
जिसको हिंदी में बोलते हैं चाक्षुषीकरण, लेवल नंबर 0। लेवल नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं आप एनालिसिस, विश्लेषण। लेवल नंबर 2 होता है जिसको आप बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसको आप रिलेशन भी बोल रहे थे अभी, इनफॉर्मल डिडक्शन। लेवल नंबर 3 होता है जिसको फॉर्मल डिडक्शन बोला जाता है। और लेवल नंबर 4 जो सबसे ऊपर, इसको रिगर बोला, दृढ़ता। ठीक है ना, तो इसको ये बोला जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर। तो ये विजुअलाइज, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन जिसको संबंध भी कहा जाता है, औपचारिक निगमन जिसको आप निगमन भी बोल देते हैं, और यह रिगर, दृढ़ता। ठीक है ना, तो ये 5 हैं जो वॉन हेले ने दिए थे। और इसमें क्या क्या होता है इसके डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो ढूंढ सकते हैं। आप सीधे टाइप करेंगे वॉन हेले लेवल ऑफ ज्योमेट्री बाय ललित सर, तो यू विल गेट इट। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? देखो, है तो सभी की संभावना कि सब काम होंगे, लेकिन सबसे कम संभावना किसकी, ये आपको बताना है। हाँ, बस वरना खत्म हो जाएगी, इसको क्वेश्चन को खत्म करना हूं। ठीक है ना। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करना, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों में आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों को जानकारी होना। सबसे कम किसकी संभावना है ये आपको बताना है। सबसे कम संभावना किसकी है कि अगर आप इस तरह से अधिगम कराते हैं तो सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा इन चारों में से? हाँ, रिगर हाई क्लास के लिए होता है। तो आपने क्या कहा, अरे सर मूल्यांकन की बात करते, मूल्यांकन तो होना चाहिए, इसका तो बहुत प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन के परिणामों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है, हम बच्चे का रिजल्ट चेक करके उसकी एनालिसिस करते हैं, ये भी जरूरी है, अधिक प्रभाव है। आप फीडबैक भी बात करेंगे कि बच्चे का फीडबैक लेंगे, लेकिन अगर आप छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा हल दे देंगे, मानिए बालक ने सवाल गलत किया, बोले ले ये रहा इसका उत्तर, तो इसका तो सबसे कम असर पड़ेगा। बच्चा कैसे एनालिसिस करेगा? उसे तो सही आंसर मिल गया है ना, उसे तो करेक्ट आंसर मिल गया, तो वो क्यों पढ़ेगा आगे? इसलिए याद रखिएगा, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा करना, इसका सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा जब बच्चा पढ़ेगा। एक और, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, ये बहुत जरूरी है। जब हम नहीं की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नहीं का मतलब आपको बहुत फंसा देता है। तो गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे संवाद सम्मिलित होते हैं। गणितीय विज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी में गणित ज्ञान की सृजन किया जा सकता है। तो देखते हैं आपका जवाब। हाँ, वो मेहनत ही नहीं करेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जल्दी से सेशन को लाइक करो भाई, सेशन बड़ा कम लोगों ने लाइक किया हुआ, क्या बात है? लाइक नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा सवाल, तो भाई लाइक वाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, तभी तो बनेगी सफलता। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो दीजिएगा जवाब, सवाल क्या होगा भाई साहब? ओके, तो नमूनों का क्या करें, तो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, नहीं। क्या आप गणित में रचना यानी कंस्ट्रक्शन, संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है? अरे ऐसा कैसे कह सकते हो, तो पाप हो जाएगा। तौबा 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 तौबा, पाप के भागी क्यों बनते हो? अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो हॉगबिन साहब है वो तो ये कह के गए थे कि गणित जो है संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। तो आप देखो, एक तो ये कह रहा है कि गणित संस्कृति सभ्यता का दर्पण है, दूसरा कह रहा है उसका कोई भूमिका नहीं है, तो गलत है ना? गलत है ना? तो सही क्या है? एकदम गलत है, तीनों से ये गलत है, क्योंकि हमारे हॉगबिन साहब तो कह के गए हैं कि गणित संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है, और ये कह रहे हैं नहीं है भूमिका, तो गलत लिखा है ना। वो गलत तो पूछ रहा था, हो पाए। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो अगर आपका सीटेट क्लियर हुआ है तो आपकी मेहनत, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, आपकी मेहनत और आपका पूरा विश्वास, आपका हमारे ऊपर विश्वास ही आपको सफलता दिलाता है। तो हमारा मानना यही है कि आप सभी लोग लगातार पढ़ते रहें और आपको सफलता मिलती रहे। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? एक और सवाल चलो फिर तो देख लेते हैं। ये रहा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है? याद रखना,
दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होता है ना। द सम ऑफ टू होल नंबर्स ऑलवेज बी अ होल नंबर। ये किसको दिखाता है? वितरण, संवरक, क्रम विनिमय या सहचार्य। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलते हैं क्लोजर, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव, और इसको बोलते हैं सहचार्य मींस एसोसिएटिव। तो याद रखना, यानी दो नंबर जोड़े, जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, 6 मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या। ये मैंने बताया है, जब दो एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को जोड़ने पर रिजल्ट भी उसी प्रॉपर्टी का निकल आए तो उस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजर। याद रहेगा, दिस प्रॉपर्टी नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। बी को लॉक किया जाए बिल्कुल। संवरक गुण भी इसको कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह लागू होती है ये। अगर मैं बोलूं कि दो ऑड नंबर को जोड़ने पर ऑड नंबर आएगा क्या? मैंने कहा 1 और 3 को मैंने जोड़ा, ये भी ऑड था, विषम था, ये भी विषम था, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया? आपने कहा सर ये तो ऑड ही नंबर आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा ना, इवन आ रहा ना, तो यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। विषम संख्याओं में लागू नहीं हो रही है, होल नंबर्स पे लागू हो रही है। बाकी प्रॉपर्टीज को आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा किसी और दिन, ठीक है ना। तो आप दीजिएगा मुझे इजाजत, बाकी सवालों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार।